हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लेट्स कंटिन्यू विभा क्लासेस का ही दूसरा जो है पार्ट है, जिसमें हमने आफ्टर 12th जो सब्जेक्ट्स हैं जिसकी नॉलेज हमें है उससे रिलेटेड वीडियोस आपके पास लेकर आ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगे तो प्लीज़ इन्हें शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलिए देखते हैं, आज हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बात करें तो अगर डिफरेंट कोर्सेज की बात करें, चाहे आपको पता है बीबीए है, चाहे वो एमबीए है, चाहे वो सीएफए है, चाहे वो सीएमए है, इसमें ये जो कंसेप्ट है, ये बीकॉम है आपके पास, उसमें ये कंसेप्ट जो है न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या मतलब है इसका और इससे रिलेटेड कितने फॉर्मुलेज हम आपको इस वीडियो में करा सकेंगे। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि कम टाइम में ज्यादा कंसेप्ट आपको समझा सके, बिकॉज हमें पता है कि आप लोगों के पास टाइम कम होता है। तो चलिए देखिए सबसे पहले कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। डियर देखिए, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले एक चैप्टर कर चुके हैं जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग, राइट। ये जो कैपिटल बजटिंग चैप्टर था, इसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हमें उनमें से कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी किस प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए। अगर हमारे पास चॉइसेस हैं, 2-4 प्रोडक्ट्स होते थे जिसमें हमने मेथड्स करे, ट्रेडिशनल मेथड भी करे और जो है मॉडर्न मेथड भी करे, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर कर हम ये चूज करते हैं कि कौन सा मेथड कंपनी के लिए फिजिबल है, कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी के लिए फिजिबल है कि कंपनी को रिटर्न ज्यादा दे जाएगा और कॉस्ट कम पड़ेगी। तो कैपिटल बजटिंग में हमने सिर्फ ये डिसाइड करा कि आउट ऑफ दी ऑप्शंस, जो हमारे पास ऑप्शंस है उनमें से हम कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे, इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट, वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। इस बात का क्वेश्चन का जवाब भी हमें इस चैप्टर में मिल गया। चलिए, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, अब उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड 50 लाख रुपीज। अब ये 50 लाख रुपीज के लिए आपको फंडिंग तो चाहिए होगी ना। तो ये फंडिंग कहाँ से आएगी, और अगर आप वो फंडिंग मार्केट से लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको उस पर कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ओवर एंड अबव। दैट इज वॉट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल अबाउट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने अपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर या एक मशीनरी बाय करनी है, ठीक है ना। अब उस मशीनरी की कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज। आप बैंक के पास जाते हैं और 50 लाख रुपीज का लोन लेते हैं, तो आपको बैंक को ये 50 लाख तो वापस करने ही करने हैं। सबसे पहले तो आपने क्या ढूंढा कि आपने इन्वेस्ट करना कौन सी मशीन में, वो आपने कैपिटल बजटिंग में डिसाइड कर लिया कि इस पर्टिकुलर मशीन में मुझे इन्वेस्ट करना है, जो कि आपने कैपिटल बजटिंग में डिसाइड करा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये पैसा कहाँ से लिया जाए, यानी सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में आप बात करेंगे, जिसके बारे में भी हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा जो ये फंड है 50 लाख रुपीज, इसे हम कहाँ से ले सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं मैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये 50 लाख रुपीज आप बैंक से जाकर ले लेते हैं, आपको आसानी से मिल जाता है, तो बैंक को आपको क्या देना पड़ेगा, 50 लाख वापस करने हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको ओवर एंड अबव क्या देना है, इंटरेस्ट अमाउंट देना है। वो जो आप इंटरेस्ट देंगे वही यहाँ पर क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो आप लोन लेते हैं दैट इज अ कैपिटल, और उस लोन पर जो आपको ओवर एंड अबव रिफंड करना है दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपिटल। तो जो आपने 50 लाख रुपए लिए और फॉर एग्जाम्पल आप 15 लाख रुपए जो है इंटरेस्ट चुका रहे हैं इन टोटल, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल होल लाइफ प्रोजेक्ट की। जो आपकी 50 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट है, तो 15 लाख रुपए आपको उस पर पूरे टाइम पीरियड का लोन पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ा, दैट इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस तरीके से जो कैपिटल है या जो फाइनेंस हमें चाहिए, जो हमें फंड चाहिए, इसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं पहले वो जान लेते हैं, फिर उनकी कॉस्ट क्या होती है और उनकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है वो इस चैप्टर में हमें बताया गया, राइट। तो एक कंपनी के पास अगर हम लॉन्ग टर्म सोर्स की बात करें, देखिए कैपिटल बजटिंग में जो आपने इन्वेस्ट करना होता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं इन्वेस्ट करना होता, ये बात हमने आपको कैपिटल बजटिंग में भी बताई है। जनरली जो हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लेकर लेते हैं, यानी एसेट्स में, यानी नई ब्रांच खोलनी है, नई मशीन लेनी है, टेक्नोलॉजी नई बाय करनी है, अपडेट करना है, प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, तो इसमें आपको कोई शॉर्ट टर्म लोन नहीं चाहिए कि 4-5 महीने के लिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। तो हम जहाँ जो ये सोर्स बात कर रहे हैं ये भी लॉन्ग टर्म सोर्स हम आपके साथ बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम आपके साथ बात कर रहे हैं इक्विटी, देन रिटेन्ड अर्निंग, देन हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, एंड दिस वन इज डिबेंचर या फिर कोई भी और लोन।
ये जो तीनों सोर्सेज हैं इनको बोला जाता है ऑनर्ड फंड। और ये जो आप बैंक लोन या डिबेंचर या बॉन्ड के थ्रू लेते हैं ये कहलाते हैं बोरोड फंड। क्या डिफरेंस होता है ऑनर्ड फंड और बोरोड फंड के अंदर? यानी अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, फॉर एग्जांपल आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और ये कंपनी है, कंपनी को लोन चाहिए। अगर आप कंपनी को लोन देते हैं और बदले में कंपनी आपको एक रिसिप्ट इशू करती है, जो रिसिप्ट पे या तो इक्विटी लिखा है या प्रेफरेंस शेयर लिखा है, रिटेन अर्निंग हम बाद में बात करेंगे, ये अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये इक्विटी की ही इन्वेस्टमेंट होती है। तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर अगर आप डिमांड करते हैं कंपनी से, तो ऐसे केस में आप कंपनी के ऑनरशिप में क्रिएशन आ जाएंगे, यानी आप ऑनरशिप का पार्ट बन जाएंगे, यानी आप भी ऑनर है कंपनी के। यानी जो पर्सन कंपनी को लोन देता है और बदले में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर बाय करता है, आप समझ लीजिए आप टिकट बाय कर रहे हैं, राइट। तो अगर कंपनी के पास 3 टाइप्स के टिकट्स हैं, एक पे है इक्विटी शेयर लिखा हुआ है, एक पे प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है और एक पे डिबेंचर लिखा हुआ है, राइट। अब आपकी मर्जी है, इन्वेस्टर के तौर पे आप इनमें से कोई भी टिकट बाय कर सकते हैं, कोई भी रिसिप्ट बाय कर सकते हैं और बदले में कंपनी को पैसा चाहिए और कंपनी वो रिसिप्ट आपको इशू कर देगी। और तीनों टिकट्स का तीनों अपना अपना प्रिविलेज है, राइट। अगर आप किसी भी, मान लीजिए आप किसी भी कोई भी एक जगह पर जाते हैं जहां पर 3 लेवल की टिकट है, तो उस 3 लेवल की टिकट पर आपको अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो सेम यही बात है कि कंपनी भी इन 3 टाइप के सिक्योरिटीज को इशू करके अलग तरीके के बेनिफिट्स लेती है। कंपनी के पास ये तीनों ही लोन लेने के तरीके हैं, राइट। तो आप अगर इक्विटी शेयर बाय करते हैं या प्रेफरेंस शेयर बाय करते हैं तो आप कंपनी के ऑनर बन जाते हैं। दैट मीन्स आपके पास कंपनी की डिसीजन मेकिंग लेने के पूरे पूरे राइट्स हैं, ठीक है। तो एक तो आपके पास ऑनरशिप क्रिएट हो गई, आप ऑनर बन गए। दूसरा आपके पास वोटिंग राइट आ गया, डिसीजन मेकिंग में आप रोल प्ले कर सकते हैं, यानी आप पूरे तरीके से कंपनी के एक पार्टनर के तौर पे बन जाएंगे। यानी जो भी पर्सन कंपनी को लोन देकर कंपनी से इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर खरीदता है, शेयर का मतलब यही होता है हिस्सेदारी। तो अगर आप खुद एक हिस्सेदार बन रहे हो उसके अंदर, तो आप इसका मतलब उस कंपनी के पार्टनर बन रहे हो। तो वो हर इंसान जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के थ्रू कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी कंपनी को लोन देता है, वो कंपनी का ऑनर बन जाता है, राइट। और ऐसे ऑनर्स को इंटरेस्ट नहीं देती है कंपनी, है ना। ऑनर कभी इंटरेस्ट थोड़ा ना देता है अपने आप को, ऑनर को यहां पर दिया जाता है, यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को बदले में दिया जाता है डिविडेंड। और डिविडेंड का मतलब होता है अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको मिलेगा, अगर लॉस होगा तो इनको बेयर करना पड़ेगा। ऑनर की तो यही पहचान होती है कि आपके डिसीजन की वजह से ही बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो आप प्रॉफिट ले लो, आपने अगर अच्छे डिसीजंस नहीं लिए, लॉस हुआ है तो आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो डिविडेंड का मतलब होता है कंपल्शन नहीं है कंपनी के ऊपर, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इन लोगों को बांटा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बांटा जाएगा। तो दैट इज वाई दीज सोर्सेज आर नोन एज ऑनर्ड फंड, बिकॉज अगर आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहली बात आप ऑनर बन जाते हैं, वोटिंग राइट, डिसीजन मेकिंग पावर। दूसरी चीज, इन लोगों को इनकी इन्वेस्टमेंट के बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड। दैट इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स टू द कंपनी, राइट। यानी कंपनी को कुछ तो देना है ना इनको, ओवर एंड अबव, दैट इज व्हाट डिविडेंड, राइट। बट ये फ्लक्चुएटिंग होता है, ये कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट करता है और कंपनी को कहता है कि मैं डिबेंचर वाली रिसिप्ट लेना चाहता हूं, तो क्या होता है? ये बोरोड फंड, प्योर बोरोड फंड है। इसमें क्या फीचर होगा? जनरली तो आपको इसमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, यानी अगर कोई भी पर्सन आपको डिबेंचर के थ्रू लोन दे रहा है, यानी ये वाली टिकट बाय कर रहा है, तो वो लोन देने के बदले में आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगेगा, सेफ्टी मांगेगा। दूसरी चीज, आपको इन रिटर्न उसके पैसे तो वापस करने ही करने हैं, बट ओवर एंड अबव आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे बैंक लोन का हमने आपको एग्जांपल दिया, सेम डिबेंचर में होता है। और इनको कोई मतलब नहीं आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, आपको इनको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। तो ये तो प्योरली बोरोड फंड होते हैं। और जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली डिबेंचर्स की खासियत होती है कि इनका पैसा एक टाइम के बाद वापस कर दिया जाता है, यानी 5 ईयर 6 ईयर एक टेन्योर होता है, पेमेंट इनकी वापस कर दी जाती है। क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन कौन बर्दाश्त करना चाहता है ना। पार्टनरशिप में तो फिर भी कोई रिस्क नहीं है। अगर आप बताइए, आप एक पर्सन है और आपका बी और सी पार्टनर बन जाए, ठीक है, और डी आपका लोनर है, तो आप यही चाहोगे कि चलो पार्टनरशिप तो चलती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो डी है जिसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसका जल्दी से जल्दी चुकाएं और अपना जो इंटरेस्ट बर्डन है कंपनी के ऊपर वो फिनिश कर दें, राइट। तो इन्हीं सब की कॉस्ट हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिक फर्क यही है। और देखिए, इन्वेस्टर्स में भी फर्क होता है। जो पर्सन इक्विटी बाय करते हैं वो रिस्क टेकर्स होते हैं, ठीक है,
और जो डिबेंचर्स बाय करते हैं वो रिस्क अवर्सर होते हैं, यानी वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते। और जो ये प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं ना तो बहुत ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं ना रिस्क अवर्सर होते हैं, दे आर रिस्क न्यूट्रल। अब देखिए इक्विटी बाय करने पर आप कंपनी के ऑनर बन जाते हैं प्योरली, आपके पास डिसीजन मेकिंग राइट होता है। सबसे ज्यादा रिस्क इस वजह से है क्योंकि जो आपका पैसा है वो लाइफ टाइम में जब कंपनी बंद होगी तभी आपका पैसा वापस करा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको कंपनी में जब प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा डिविडेंड, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। डिबेंचर की ऑन द अदर हैंड बात करी जाए तो ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना पसंद करते, इसीलिए इन्होंने जो लोन दिया उसी पर आपसे इंटरेस्ट मांग रहे हैं, साथ के साथ अपने लोन को सेव करने के लिए आपसे सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं, तो दे आर रिस्क अवर्सन। और इनके इन बिटवीन कहीं आ जाता है आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का नाम प्रेफरेंस शेयर सिर्फ इसलिए, दोनों ही शेयर होल्डर्स हैं, कि कोई भी चीज जब सबको देने के बाद, यानी जैसे आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी हमने पढ़ाया आपको लीवरेज चैप्टर में भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब आपने टैक्स वैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, सॉरी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे दिया, तो पहले अगर डिविडेंड की बात आती है, प्रॉफिट बांटने की बात आती है, तो पहली प्रेफरेंस इनको दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर्स को। यानी इस पैट में से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा, जो बचा कुचा प्रॉफिट होगा वो इक्विटी के पास जाएगा। इसी तरीके से जब कंपनी डिसॉल्व होती है, जब कंपनी बंद होती है, तो सबसे पहले सबको वापस करने के बाद अगर शेयर होल्डर्स की बात करी जाए, इन दो ओनर्स की बात करी जाए, तो पहली प्रेफरेंस इसी को दी जाएगी, इसके पहले वापस पैसे करे जाएंगे और फिर इक्विटी के पैसे वापस करे जाएंगे। तो सिर्फ इसीलिए दोनों ही शेयर होल्डर्स हैं, इसका नाम प्रेफरेंस सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसको प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी के ऊपर, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर रहा हो कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हमने कैपिटल बजटिंग में ये डिसाइड करा था कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमने डिसाइड कर लिया कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। नाउ वी नीड फंड। नाउ वो फंड कहाँ से रेज करा जाए और उसका क्या खर्चा पड़ेगा, वो खर्चा ही हम इस चैप्टर में निकालेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपके पास फंड के सोर्सेस कौन कौन से हैं? इक्विटी, या तो आप पब्लिक से पैसा बोरो कर लो इक्विटी के नाते, तो वो इन्वेस्टर कंपनी में ऑनर हो जाएंगे, या प्रेफरेंस के तौर पे आप पब्लिक से पैसा ले लो, या डिबेंचर्स के थ्रू आप पैसा ले लो। देखिए डिबेंचर वालों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो ये ऑनर्स होते हैं, डेफिनेटली ऑनर कभी भी कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं क्रिएट करता, बट डेफिनेटली कंपनी की जो भी मैनेजमेंट होती है, अब देखिए आपको पता है कि अगर मान लीजिए कंपनी है दिल्ली में, इन्वेस्टर ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, सारे इन्वेस्टर कंपनी में आके मैनेजमेंट नहीं संभालते, कुछ लोग जो इन्हीं शेयर होल्डर में से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है जो क्लास में से ही चुना जाता है, सिमिलरली शेयर होल्डर्स अपने में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। तो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने एक एक्सपेक्टेशन रखना तो जरूरी है ना। अगर हम उनको बोल दे कि कोई बात नहीं, प्रॉफिट होगा तो दे देना, नहीं होगा तो नहीं, तो फिर वो कुछ भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते रहेंगे। एज एन ऑनर हमने इनको अपॉइंट करा है मैनेजमेंट करने के लिए, तो इन मैनेजर के सामने, इन मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने हमें एक एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ती है कि हमें आप इतना रिटर्न दीजिए, दैट इज व्हाट द डिविडेंड एक्सपेक्टेड, ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस की अगर हम बात करें, राइट। आई होप इतना क्लियर रहा हो आप लोगों को। चलिए अब हम थोड़ा सा और आपको बताते हैं कि अगर हम इसमें से बात करें कि चीपेस्ट सोर्स कौन सा पड़ता है, तो डियर सबसे चीपेस्ट सोर्स आपको डिबेंचर पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, जहां रिस्क कम होता है वहां रिटर्न भी कम होता है ना। अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, अगर आप प्राइवेट किसी को लोन दे देते हैं तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो जो कॉस्ट डेट की है, यानी डिबेंचर होल्डर जो आपसे रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अगर वो 10% एक्सपेक्ट करेंगे तो इक्विटी वाले ऑब्वियसली उनसे ज्यादा करेंगे, बिकॉज उनका रिस्क ज्यादा है कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का, तो जिसका रिस्क ज्यादा उसका रिटर्न भी ज्यादा। तो फॉर एग्जांपल वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने अपनी एक्सपेक्टेशंस दिखा रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर ने तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल दिया कि हम आपको लोन देंगे और 10% इंटरेस्ट लेंगे। इक्विटी ने बोला कि आप हमारे पैसे का कम से कम रिटर्न कमा कर दीजिए 25%, और प्रेफरेंस शेयर कहीं इसके इन बिटवीन होता है, राइट, 15%। तो अगर मैं पूछूं कि इनमें से सबसे चीपेस्ट सोर्स कौन सा पड़ता है, तो डिबेंचर, एंड देन प्रेफरेंस आता है, एंड देन इक्विटी आता है, बिकॉज रिस्क भी इसी लेवल पर जाता है, सबसे कम रिस्क इसमें है, फिर उससे ज्यादा रिस्क, फिर सबसे ज्यादा रिस्क, तो जिसका रिस्क ज्यादा उसका रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होता है। तो ये जो परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट परसेंटेज की जो हम बात कर रहे हैं, ये परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, इसी को इस चैप्टर में फॉर्मूले से सिखाया गया है। तो सबसे पहले आज हम आपको फॉर्मूले सिखाएंगे और नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम क्वेश्चंस कराएंगे। आप साथ साथ फॉर्मूले को समझिएगा और नोट करिएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट को। अभी हमने रिटेन्ड अर्निंग के बारे में आपको नहीं बताया, अभी बताएंगे आप लोगों को। कॉस्ट ऑफ डेट यानी डिबेंचर्स या लोन वगैरह कोई भी हो, बैंक लोन सेम तरीके से निकाला जाएगा। तो डिबेंचर को दो कैटेगरी में यहाँ डिवाइड करा गया, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। जनरली तो देखिए इररिडीमेबल कम ही होता है। क्या मतलब होता है इररिडीमेबल का? इररिडीमेबल का मतलब होता है कि जिनकी पेमेंट नहीं करी जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम में, बट जनरली ऐसा कम ही होता है कि डिबेंचर इररिडीमेबल हो। जनरली तो डिबेंचर रिडीमेबल ही होते हैं, यानी उनकी एक टाइम बाद क्या कर दी जाती है, पेमेंट कर दी जाती है। तो अगर इरिडीमेबल डिबेंचर है तो कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालेंगे? केडी से हम कॉस्ट ऑफ डेट को डिनोट करते हैं। फॉर्मूला है आपके पास इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट होता है ये टैक्स से पहले होता है, तो हम ये जानना चाहते हैं टैक्स के बाद हमारे को फाइनल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, राइट? अपॉन में इशू प्राइस इनटू 100। एक एक चीज हम आपको क्लियर करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। टैक्स का आपको रेट दे रखा है, फॉर एग्जांपल 40%, तो आपने यहाँ पे 0.40 लिखना है। इंटरेस्ट कैसे निकालना है? हर एक जो टिकट की बात हम कर रहे थे, शेयर की बात कर रहे थे, उनकी एक फेस वैल्यू होती है, यानी प्रिंटेड प्राइस होगा, है ना, उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर पे लिखा है 100 रुपए और इंटरेस्ट का रेट दे रखा है आपको क्वेश्चन में 10%। ये भी फाइनल इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट दे रखा है फिर वही तो केडी हुआ। नहीं डियर, यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी कंसीडर करी जाती हैं, क्योंकि और भी खर्चे होते हैं कंपनी के। तो फाइनल कॉस्ट कितना पड़ा, ओवरऑल परसेंटेज और खर्चे कर डिबेंचर्स या फिर शेयर्स इशू कर वो सारा का सारा कवर अप करना है हमें। तो 100 का 10% इंटरेस्ट, यानी फेस वैल्यू पर आपने हमेशा इंटरेस्ट निकालना है। 100 का 10% इंटरेस्ट आपके पास 10 रुपए आ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट आ गया। टैक्स रेट के बारे में मैं आपको बताया। आईपी इज व्हाट, इशू प्राइस। नाउ इशू प्राइस क्या होता है कि फाइनली ये तो फेस वैल्यू आपके पास, क्या वाक्य में आपको 100 रुपए मिले, यानी इतने रुपए पर आपके कितने रुपए खर्च हुए, यही तो कॉस्ट होता है ना। अगर हमें किसी भी शेयर से डिबेंचर से 100 रुपए मिले और उस पर हमारे 20 रुपए खर्च हो गए, तो हमारा 20% कॉस्ट हो गया। और अगर हमें 100 रुपए मिले, हमारे 15 रुपए खर्च हुए, तो 15 रुपए कॉस्ट हो गया। तो यही फॉर्मूला है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमें पैसे कितने मिले, बदले में हमें उनको ओवर एंड अबव कितना देना पड़ा, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। तो ये इशू प्राइस कैसे निकलता है डियर? जो भी आपकी फेस वैल्यू है, अगर आपके और कोई खर्चे हुए हैं, कोई भी खर्चे हुए हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रोकर कौन होते हैं, जो आपकी बीच में कमीशन लेकर थोड़ा सेल वेल कराते हैं, ब्रोकरेज भरना पड़ गया आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डिबेंचर्स वालों को डिस्काउंट दे रहे हो, यानी 100 की चीज आप 90 में बेच रहे हो, तो आप 10 रुपए छूट डाल रहे हो डिस्काउंट, ये आपके लिए नुकसान होता है, राइट? इसके अलावा अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर छपवाने भी तो पड़ेंगे ना, डॉक्यूमेंट्स भी तो छपवाने पड़ेंगे ना। ऐसे कई बार प्रोस्पेक्टस भी करवाना पड़ता है। तो जो आपकी इससे रिलेटेड खर्चे होते हैं, इशू से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है, राइट? इसके अलावा अगर मान लीजिए आप अपना जो ये टिकट है इसे महंगा बेच रहे हैं, 100 की चीज मान लीजिए आप 110 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर 10 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो वो हम ऐड कर देंगे, दैट इज व्हाट प्रीमियम। तो अगर आपको ये सारी चीजें दे रखी हैं, ये सब चीजें कंक्लूड करने के बाद ही आप इशू प्राइस निकालेंगे। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो जो फेस वैल्यू है वही आपका इशू प्राइस है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, इंटरेस्ट हमने आपको बता दिया, फेस वैल्यू का परसेंटेज, टैक्स रेट अगर आपको दे रखी है तो आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ लिखेंगे इनटू 100। तो ये आपके पास आफ्टर टैक्स केडी निकल कर आ जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ डेट आपको आफ्टर टैक्स कितना है। तो ध्यान रखिए, एक वर्ड आपके पेपर में जरूर आता है, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स। तो अभी हमने आपको यहाँ पर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकाल कर दिखाया कि डिबेंचर पे हमारा कितना खर्चा हो रहा है। सेम इररिडीमेबल के लिए आ जाते हैं, रिडीमेबल के लिए आ जाते हैं। रिडीमेबल में क्या होता है, जनरली डिबेंचर ऐसे ही होते हैं, उसमें आपको टाइम पीरियड मेंशन होता है कि इतने टाइम बाद आप डिबेंचर की रीपेमेंट कर देंगे। रिडीमेबल का मतलब रीपेबल, यानी आपने उनकी पेमेंट वापस करनी है, रिडम्पशन करनी है, पेमेंट वापस करना है, तो उसमें टाइम पीरियड मेंशन होगा। और ये भी बता रखा होगा कि आप उनको ये 100 रुपए के बदले में कितने रुपए वापस करोगे। तो जो आप अभी ले रहे हो वो है इशू प्राइस, और जो आप उनको बोल रहे हो 5 साल बाद हम 100 रुपए के बदले में आपको 105 रुपए देंगे, या 100 रुपए के बदले में हम आपको 100 रुपए देंगे, जो आप पेमेंट करने की बात कर रहे हो फाइनली, वो रिडीमेबल वैल्यू होती है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटरेस्ट 1 माइनस टी, यहां तक सेम है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन एन होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू
प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 2 और फाइनली इनटू 100। तो देखिए इसमें से हमें इंटरेस्ट के बारे में आपको पहले ही बता दिया, टैक्स के बारे में भी बता दिया, इशू प्राइस भी बिल्कुल सेम तरीके से निकालना है। व्हाट अबाउट आरवी, दैट इज रिडीमेबल वैल्यू। यानी आपने ये बोला होगा कि आप ये डिबेंचर जो है ये 100 रुपए के पेमेंट लास्ट में जो आप पैसे वापस करेंगे, एक तो होता है इंटरेस्ट, वो तो आपने दिया दिया, बट कई बार हम ये कहते हैं कि हम 100 का डिबेंचर आपको 100 रुपए में वापस करेंगे, तो रिडीमेबल वैल्यू 100 रुपए हो गई। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हम आपसे लोन 100 रुपए ले रहे हैं लेकिन आपको जब वापस करेंगे तो 105 रुपए वापस करेंगे, तो यहाँ रिडीमेबल वैल्यू 105 रुपए हो गई। यानी कितने रुपए आप उनको वापस करेंगे वो होती है रिडीमेबल वैल्यू। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो जो आपके 100 रुपए थे वही मानेंगे कि 100 रुपए ही आप उनको वापस कर रहे हैं। तो ये आपके पास है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, और ये हमने आपको बताया डियर आफ्टर टैक्स। तो ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि आफ्टर टैक्स बताना है या बिफोर टैक्स। इफ इट इज बिफोर टैक्स तो आप 1 माइनस टी को मत लीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली बिफोर टैक्स आ जाएगा। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स दोनों मांगा है तो एक और इजी तरीका है, अगर आपको बिफोर टैक्स चाहिए तो जो भी आपने ये केडी निकाल ली है, तो ठीक है, जो भी आपने केडी निकाल ली है, अगर हमें बिफोर टैक्स चाहिए तो जो भी आप ऊपर केडी निकाल कर आए हैं दैट इज आफ्टर टैक्स, अगर आपको बिफोर टैक्स चाहिए तो 1 माइनस टी से डिवाइड कर दीजिए। दोनों ही केस में सेम फॉर्मूला रहेगा, चाहे इरिडीमेबल है चाहे रिडीमेबल है, अगर आपको बिफोर टैक्स निकालना है, राइट। चलिए अब हमारे पास दूसरा सोर्स है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बिल्कुल सेम सा ही फॉर्मूला है काफी हद तक, बस फर्क ये है कि डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बदले में क्या लेते हैं आपसे, ओवर एंड अबव डिविडेंड लेते हैं, राइट। तो डिविडेंड उनकी कॉस्ट का मेन पार्ट बनेगा। तो इसमें भी दो कैटेगरीज डिवाइड करी गई हैं, इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल, राइट। इररिडीमेबल का मतलब यही हुआ कि आपने उनके पैसे वापस नहीं करने, राइट। और रिडीमेबल का मतलब यही हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स है और उस टाइम के बाद आप यानी कंपनी ने उनके पैसे रिफंड करने हैं, राइट। तो इररिडीमेबल में अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालें, न्यूमरेटर में सिर्फ इंटरेस्ट की जगह आ जाएगा डिविडेंड, बाकी सारा सेम, डिविडेंड अपॉन इशू प्राइस इन 200। हाँ, एक और डिफरेंस है कि हम यहाँ 1 माइनस टी नहीं कर रहे, बिकॉज जो डिविडेंड होता है वो पहले से ही आफ्टर टैक्स होता है। रीजन आप लोगों को याद होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स देने के बाद ही प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है, यानी ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड हो चुका होता है। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज होती है जो देने के बाद टैक्स माइनस होती है, ईबीआईटी, राइट। पहले हमारे पास ईबीआईटी होता है, पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं बाद में टैक्स माइनस करते हैं, इसलिए उसमें से टैक्स माइनस करना जरूरी है। लेकिन इसमें ऑलरेडी टैक्स माइनस है तो ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स ही आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे 1 माइनस टी लगाने की जरूरत नहीं है। बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में कितना डिविडेंड है, वही आपने लेना है। जनरली प्रेफरेंस के आगे भी उसका एक रेट मेंशन होता है, राइट। 10% या 20% या 15% ऐसे लिख देगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और फेस वैल्यू आपको दी होगी, तो वही 100 रुपए का 15%, 15 रुपए आपका डिविडेंड हो गया। इशू प्राइस कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है, फेस वैल्यू जितनी भी हमारे पास है, जो भी खर्चे हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी पड़ गई, ठीक है, वो माइनस कर दीजिए। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब जो भी आपके इशू एक्सपेंसेस है वो हो गए। अगर आपने डिस्काउंट पे बेचा है तो माइनस कर दीजिए, अगर आपने एक्स्ट्रा पे बेचा है ये तो प्लस कर दीजिए, दैट इज व्हाट इशू प्राइस, राइट। चलिए अगर रिडीमेबल है तो रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, जिसकी पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद आपने करनी होती है, तो वहां पर क्या फॉर्मूला होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। ऑलरेडी 1 माइनस टी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। सेम फॉर्मूला दिखेगा, रिडीमेबल वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन एन होल अपॉन, ये एन क्या होता है, कितने टाइम बाद आप उनकी रिडम्पशन कर देंगे, रिडीमेबल वैल्यू प्लस इशू प्राइस डिवाइड बाय 2 इनटू 100। सेम फॉर्मूला, रिडीमेबल वैल्यू सेम वही बात है कि आप 100 का प्रेफरेंस शेयर कितने में वापस करेंगे, तो जो वापसी का अमाउंट है, ठीक है ना, जो रीपेबल अमाउंट है उसी को, या रिडम्पशन अमाउंट है उसी को हम यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू कहते हैं। क्लियर, सेम। अब ये आफ्टर टैक्स है, अगर आपको बिफोर टैक्स निकालना हो तो, अगर आपको बिफोर टैक्स निकालना हो केपी, तो आपके पास ये जो आफ्टर टैक्स केपी है इसको 1 माइनस टी से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास बिफोर टैक्स जो है वो केपी आ जाएगी, दिस इज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स। क्लियर,
चलिए, ये हमारे पास हो गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हमारे पास है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि एग्जैक्टली कंपनी के ऑनर होते हैं और ऑब्वियसली उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होती है, राइट। तो सबसे सस्ता कॉस्ट ऑफ डेट, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर एंड देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके थोड़े अच्छे से फॉर्मूले हैं, सेम नहीं है तो इसे ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये भी डिविडेंड ही लेती है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, दो केसेस है आपके पास, दो अप्रोचेस समझ लीजिए। डिविडेंड यील्ड मेथड है हमारे पास, और हमारे पास है अर्निंग यील्ड मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड। इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, ग्रोथ और विदाउट ग्रोथ, राइट। तो सबसे पहले विदाउट ग्रोथ रेट, यानी अगर कंपनी जो डिविडेंड दे रही है उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, हर बार सेम सेम डिविडेंड ही होता है जनरली। या दूसरी कैटेगरी है, जो भी कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, उसमें हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज ग्रो कर जाता है। तो यहां पर आपके पास केई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी एक साल बाद कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, मार्केट प्राइस पर शेयर, ये जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू 100, राइट। और यही अगर ग्रोथ रेट के साथ हो जाए तो इतना फॉर्मूला तो है ही है, यानी डिविडेंड पर शेयर आफ्टर 1 ईयर और मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। अगर ऐसा है ग्रोथ रेट है तो वो ग्रोथ रेट यहां पर क्या हो जाएगी, ऐड इन परसेंटेज। तो ये दो फॉर्मूले हो गए आपके पास डिविडेंड यील्ड अप्रोच में, विदाउट ग्रोथ और विद ग्रोथ, राइट। और अगर हम बात करें अर्निंग यील्ड अप्रोच की, तो अर्निंग यील्ड अप्रोच का क्या फॉर्मूला है केई में, दैट इज अर्निंग पर शेयर अपॉन में मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस एक अलग चीज है और अर्निंग पर शेयर हम लोगों ने निकालना सीखा है। अर्निंग पर शेयर होता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से जब बांटा गया तो पर शेयर, पर इक्विटी शेयर कितना हैंड में आया उसके, दैट इज व्हाट अर्निंग पर शेयर, राइट। तो ये दो अप्रोचेस हैं डियर आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। ज्यादा डिटेल में जब हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी आप फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये क्या चीज होती है, देखिए ये तभी होगी जब कंपनी ऑलरेडी चल रही होगी। अगर नई कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग नहीं हो सकती। रिटेन्ड अर्निंग इज नथिंग बट सेविंग, फाइनेंस फ्रॉम योर सेविंग और रिजर्व्स। यानी अगर कंपनी पुरानी है तो वो बाहर से लोन लेने की बजाय जो उसने सेविंग्स कर रखी है अपने प्रॉफिट्स में से रेगुलर बेसिस पर, हर साल का जो प्रॉफिट होता है उसमें से सेविंग कर रखी है और कंपनी को पैसा चाहिए, तो क्यों नहीं कंपनी उसी में से पैसा निकाल ले रादर देन बाहर से किसी से लोन लेने के। और ये जो सेविंग्स होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये प्रॉफिट इक्विटी का होता है, यानी ऑनर्स अपने प्रॉफिट में से ही अपने बिजनेस में सेविंग करने देते हैं। तो ये जो पैसा होता है जो हम सेविंग करता है बिजनेस या रिजर्व्स बनाता है बिजनेस, वो इक्विटी के पैसों से ही बनाता है। इसीलिए यहाँ पर दो अप्रोचेस फॉलो होती हैं। पहली अप्रोच तो ये कि जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दोनों में कोई फर्क होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये इक्विटी का ही पैसा है जो आपने रख लिया, तो सेम तरीके से ही निकाला जाना चाहिए। दूसरी अप्रोच क्या है, जिसमें अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है तो वी कैन यूज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर 1 माइनस इंडिविजुअल टैक्स। तो आई के लिए इंडिविजुअल टैक्स यानी एक पर्सन पे कितना टैक्स लगता है, 1 माइनस ब्रोकरेज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, अपॉन में एमपीएस 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ये इन 200। तो जनरली तो हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है और स्पेसिफिकली मांगा गया कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालना और ये सारी चीजें भी है, इंडिविजुअल टैक्स दे रखा है, ब्रोकरेज दे रखी है, कैपिटल गेन टैक्स दे रखा है, तो फिर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। और ये सारी चीजें अगर मान लीजिए आपको 50% दिया हुआ है तो वी राइट 0.50, 40% दिया है तो 0.040, राइट। तो इस तरीके से हम इनकी चारों की जो है वो कॉस्ट निकाल लेंगे। एंड देन फिर हम इन चारों की कॉस्ट निकालने के बाद इतना काम खत्म नहीं होगा क्वेश्चन में, फिर हम फाइनली कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, जिसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट। यानी अगर कंपनी ने इन सबसे थोड़ा मिक्स फाइनेंस ले रखा है, कुछ इक्विटी से फाइनेंस लिया है, कुछ प्रेफरेंस से लिया है, कुछ डिबेंचर से लिया है, थोड़ा बहुत रिटेन्ड अर्निंग से भी ले लिया है, तो फिर तो सबकी टोटल मिला के कॉस्ट कितनी पड़ी है कंपनी को, ये हमें पर्टिकुलरली इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है, जिसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज केओ।
उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो एक टेबल से हम आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले थे वो यही थे, टोटल कंसेप्ट आपका यही है। तो डियर आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और हमने यही कोशिश करी है कि एक ही वीडियो के अंदर सारे कंसेप्ट पहले हो जाए एंड देन सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्वेश्चन हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट।